हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी के ईपीएफओ के सिलेबस में जैसे कि हम मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज हमारा 17th मॉक टेस्ट है। आज के लेक्चर में भी हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखेंगे 120 क्वेश्चंस का, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसमें 110 क्वेश्चंस थे। थोड़ी टाइम की कमी थी, इस वजह से हमने 10 क्वेश्चन कम ही किए थे। तो आज के लेक्चर से लेकिन हम प्रॉपर पूरे 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें इंग्लिश के भी 20 रहेंगे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर रहेगा जिस तरह यूपीएससी पूछती है। सेम उसी पैटर्न पर हम पूरे 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, जिसमें 20 इंग्लिश के, 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, इसी तरह जीएस का पोर्शन रहेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, सारे सेक्शन हमने इंक्लूड किए हैं सिवाय करंट अफेयर्स के। लेकिन हमने पॉलिटी और इकोनॉमी का सेक्शन करंट से रिलेट करके ही पूछा है। और दूसरी चीज़ ये है कि करंट में हमने पॉलिटी के जो क्वेश्चन यहाँ आज रखे हैं वो सीधे सारे हमारे करंट बेस्ड टॉपिक्स पर हैं, जो करंट में इशू चल रहे थे पॉलिटिकल, उसी से बेस्ड पॉलिटी के हमने क्वेश्चंस आज रखे हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि हमने आपको पिछले मॉक टेस्ट में बताया था, कहा था कि अगर आप हमसे कहेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तो हम वो भी करेंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम आपको सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप कहेंगे तो भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है इंसान को। अगर हम आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस कब हो रही है? इसमें तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो इसमें तो प्रैक्टिस मेरी होगी, आपकी थोड़ी होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेकर इसको साथ साथ सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, जीएस के सब्जेक्ट्स हो या कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, वो आप देखकर, लेक्चर सुनकर उसको रिटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ मेरे सॉल्यूशंस देखकर ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैथ और रीजनिंग का, तो उसका रिजल्ट ये होगा, आप 1 या 2 दिन बाद ही उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे, यानी कि उस मेथड को, उस फॉर्मूला को जो भी हम मैथ में यूज़ करेंगे उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें, उससे लंबे समय तक रिटेन रखने में आसानी रहती है मैथ और रीजनिंग या न्यूमेरिकल्स को, चाहे वो अकाउंट्स के ही न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंकों की निम्नलिखित सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है जिसके बाद, पहला क्वेश्चन है हमारा, अंकों की निम्नलिखित सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है जिसके बाद 1 का अंक है लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। इस हमें पूरे सीरीज में 9 का नंबर चूज करना है, नंबर 9 को चूज करना है, लेकिन इस कंडीशन में चूज करना है कि उसके बाद तो 1 हो, संख्या 1 हो, लेकिन उससे पहले 8 ना हो, 8 नहीं हो। तो हमें कौन कौन सा है? एक तो 9 यहाँ है, लेकिन इसके बाद 1 है लेकिन पहले 8 है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर 9 यहाँ है, 9 के बाद 1 है और इससे पहले 7 है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक हमारा ये हो गया। दूसरा 9 ये है, 9 के बाद 1 है लेकिन उससे पहले 3 है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद 9 ये है, इसके बाद 8 है, 1 नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। फिर 9 ये है, 9 के बाद 1 है और 9 से पहले 6 है तो ये काउंट होगा, 3 हो गया हमारा। इसके बाद फिर 9 हमारा यहाँ है, तो 9 के बाद 1 है और उससे पहले 4 है, तो इसलिए हमारा काउंट हो गया है, ये भी काउंट होगा, तो ये टोटल हमारे 4 नंबर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 25, 62, 123, 214 और 341। इसमें आप इस सीरीज में आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो कि नेक्स्ट नंबर क्या है। तो आई होप आप ये सॉल्व कर लेंगे। ये सीरीज एक पैटर्न बना रही है, इसमें एक पैटर्न बनना है, वो पैटर्न आपको देखना है। तो इसका सही आंसर है, हम आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका सही आंसर है आंसर सी, 510 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 342, 510, 726, 996, 1326 और नेक्स्ट हमें चूज करना है कि नेक्स्ट क्या है। तो ये भी एक सीरीज बन रही है, इसमें भी एक पैटर्न है, वो पैटर्न आपको देखना है कि क्या पैटर्न है। इसमें पैटर्न कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल से स्क्वायर होता है, कभी कभी उसको 2 से मल्टीप्लाई होती है, कभी 3 से मल्टीप्लाई होती है, कभी ऐसा होता है कि दोनों का एक के बाद एक जो नंबर है दोनों का आपस में माइनस किया जाता है, वो नंबर देखा जाता है कि क्या आया है, उसके बाद अगले जो 2 नंबर है उनको माइनस किया जाता है या प्लस किया जाता है, तो देखा जाता है कि अगला नंबर क्या आया है। तो उसमें जो नई सीरीज जो बनती है उसका पैटर्न के हिसाब से ये अगला नंबर होता है, तो उसमें एक नेक्स्ट अगली सीरीज को भी देख लिया जाता है। तो ये आई होप हम ये मानकर चल रहे हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको बेसिक्स आते हैं, चाहे वो रीजनिंग के बेसिक्स हो या मैथ के बेसिक्स हो, क्योंकि अगर हम यहाँ सॉल्व कराएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पूरा लेक्चर आपको बेसिक से प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। रीजनिंग के आपको कोडिंग पढ़ानी पड़ेगी, आपको कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये सारे हम आपको बताने पड़ेंगे। तो इसलिए उससे बेहतर ये है कि आप खुद सॉल्व कीजिए, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपसे बेसिक्स आते हैं, आपको ये सारी बेसिक्स इसके पता हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, 722। अगला क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 4, ये इंग्लिश की सीरीज है ए बी डैश बी ए बी सी डैश ए बी सी बी डैश ए बी सी बी डैश। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, आपको ये सीरीज बनानी है कि इसमें इस सीरीज में किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है, हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है आंसर बी सी बी ए सी बी ए। तो आप देखेंगे ए बी सी बी, फिर इसके बाद अगला ए बी सी, फिर इसके बाद ए बी सी बी। इसमें ऐसे ही हो रहा है कि इसमें सिर्फ एक को चेंज किया जा रहा है, एक अल्फ़ाबेट चेंज हो रहा है इस सीरीज में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसी सीरीज पर उसी पैटर्न पर सी सी स्पेस सी सी बी सी स्पेस ए सी सी बी सी सी स्पेस सी स्पेस बी। तो आपको इसमें पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न बनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें आएगा ए सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 3:265 रेशो 4376, और इसमें ये किसके समानुपाती है 4673 रेशो, आपको बताना है नेक्स्ट नंबर। तो ये किस सीरीज को या किस पैटर्न को इसमें फॉलो किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5784। इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आपको देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7 और 5 के बाद 6। इसी तरह इसमें भी होगा 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 3 के बाद 4। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये एक आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल में एक पैटर्न है, चाहे वो कॉलम में हो, चाहे वो रो में हो, या चाहे कॉलम में हो, चाहे वो रो में हो या आपका कॉलम में हो, आपको एक पैटर्न देखना है इसमें। तो यहाँ उसके 3rd रो में क्या नंबर आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टेटमेंट और रीजन पे बेस्ड है क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं। स्टेटमेंट 2, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं और कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी लड़के, पहला है सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, दूसरा निष्कर्ष कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, तीसरा कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं हैं, चौथा कोई लड़का टाइपिस्ट लड़का नहीं है। तो आपको इसमें सही आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन बी निष्कर्ष 2 और 3 निकलता है, कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। ऑप्शन सी केवल 2 या 3, केवल 2 या केवल 3 निकलता है, ओनली कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 फॉलोज। और ऑप्शन डी है इसमें केवल 1 या केवल 4 निष्कर्ष निकलता है, ओनली कंक्लूजन 1 और 4 फॉलोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 या केवल 3 निष्कर्ष निकलता है। ये आपको आते होंगे इस तरह, इसमें एक पैटर्न इसको फॉलो किया जाता है, सर्कल बनाकर हम चेक कर लेते हैं कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ यूनियन हो रहा है। तो इस तरह उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1 सभी कप प्लेट हैं, ऑल कप्स आर प्लेट्स। स्टेटमेंट 2 कुछ प्लेटें ग्लास हैं, सम प्लेट्स आर ग्लास। तो इसमें निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन 1 कुछ ग्लास कप हैं, सम ग्लासेस आर कप्स। और कंक्लूजन 2 निष्कर्ष 2 सभी ग्लास कप हैं, ऑल ग्लासेस आर कप्स। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 सही है, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 सही है, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी कोई निष्कर्ष सही नहीं है, नो एनी कंक्लूजन इज करेक्ट। ऑप्शन डी दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई निष्कर्ष सही नहीं है। इसको भी आप वैसे ही सर्कल बनाकर देख सकते हैं। इसमें आपको कथन को ही, स्टेटमेंट को ही कंसिडर करना होता है, उसी पर बेस्ड आपको निष्कर्ष निकालने होते हैं। तो इसमें सी आंसर सही है, कोई निष्कर्ष सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान दिया है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी रीजनिंग में बहुत पूछती है। स्टेटमेंट इन एवरी सोसाइटी ह्यूमन लवर्स आर शोन ह्यूमन सिंपैथी एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन वेलफेयर बाय एंथुसियास्टिकली हेल्पिंग द नीडी। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन 1 धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, रिच पीपल आर ह्यूमन लवर्स। स्टेटमेंट या कंक्लूजन 2
गरीब लोग मानव प्रेमी के रूप में काम नहीं कर सकते। पुअर पीपल कैन नॉट वर्क एज ह्यूमन लवर्स। आप इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हमेशा देखेंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन यूपीएससी जब पूछती है तो वो आपकी परसेप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। हमेशा जो स्टेटमेंट होगा ना वो आपकी परसेप्शन के बिल्कुल अपोजिट होगा। वो जानबूझकर यूपीएससी आपसे आपके परसेप्शन पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगी, यानी कि उसमें स्टेटमेंट जो होगा आपके परसेप्शन के बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि हमारी धारणा होती है कि रिच पीपल ह्यूमन लवर नहीं होते, उनको मानव से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो इस तरह के स्टेटमेंट में आपको बिल्कुल कान और अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखना है कि आपको यही जो कथन दिया हुआ है उसको एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर उस पर बेस्ड निष्कर्ष निकालने होते हैं, उस पर बेस्ड निष्कर्ष ड्राइव करने होते हैं। अगर इसमें कथन में ये दिया हुआ है कि हर मानव कुत्ता है तो आपको कंक्लूजन भी यही ड्राइव करना है कि हर व्यक्ति कुत्ता ही है। आप अपने आप को एकदम से चौड़े मत हो जाना कि नहीं हम कैसे कुत्ता है, तू कुत्ता है। तो इसमें आपको बिल्कुल स्टेटमेंट को ही यूनिवर्सल ट्रूथ मानना होता है। तो इस पर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से है। एक वस्तु 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है कि अगर कोई दुकानदार 170 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो उसका 15% का लॉस होता है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए, अगर उसे 20% लाभ पाना है तो उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 15% नुकसान हो रहा है यानी कि उसको क्रय मूल्य से उसने 85% कम कीमत पर बेचा, यानी कि 15% तभी तो लॉस हो रहा है। मान लीजिए वो x रुपए की थी तो x से 15% कम बेचा, यानी कि x की वैल्यू 100% है, 15% कम बेचा, 85% कीमत पर बेचा और 85% की वैल्यू कितनी है 170, यानी कि डबल। तो इसमें 30 रुपये और जोड़ लीजिए, 200 रुपये हो जाएगी। 200 का 20% 220 हो जाएगा। या इसको 20% लाभ के लिए, इसमें 20% लाभ पाने के लिए है, सॉरी यह गलत हो गया थोड़ा, नहीं सही है। इसमें 20%, 200 का 20% कितना होगा 20% 40 हो जाएगा, 200 का 20% तो 240 रुपये, इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको बिल्कुल इजीली आप अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल है, आप एनालिटिकल एबिलिटी रखते हैं तो आप आराम से, इसलिए कहते हैं कि इस तरह की सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं ना, सिंपल अरिथमेटिक, अगर जिसकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है वो आराम से मैथ के फॉर्मूला नहीं पता होते हुए भी मैथ के रीजनिंग के अच्छी, जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी एडवांस रीजनिंग है, तो वो मैथ को सिंपल अरिथमेटिक के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के जाने भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर, बट्टा क्या होता है डिस्काउंट देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, यानी कि 10% का बट्टा देने का एमआरपी वैल्यू से उस पर 10% की छूट देने पर भी उसको कितना फायदा हो रहा है 12% का प्रॉफिट हो रहा है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या है, यानी कि उसका आपको एमआरपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सॉरी क्रय मूल्य बाइंग प्राइस का और एमआरपी का आपको रेशो निकालना है। शॉपकीपर गेन्स 12% बाय सेलिंग ए बुक by giving a discount of 10% on the price printed on it. The ratio of the book's purchase price to the printed price is option A 45:56, option B 45:51, option C 47:56 और option D 47:51। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45:56, 45:56। अगला क्वेश्चन हमारा, रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। हाँ, अब इससे हमें एक चीज़ और याद आई, आप मैथ में अगर आप जैसे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि किन किन चैप्टर्स को फोकस किया जाए, तो आप मैथ में स्पेशली आप अपने देखिए, हमेशा कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम की डिमांड देखिए और उसके सिलेबस के हिसाब से अपने टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इसका एग्जाम अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट कौन सा है अकाउंट्स, तो आप अकाउंट से रिलेट कीजिए न्यूमेरिकल से कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर इसमें अकाउंट्स में आएंगे आपके। तो एक तो इसमें इसके लिए आपको अकाउंट्स के न्यूमेरिकल की परसेंटेज की पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैथ में भी परसेंटेज पढ़ना है, आपको यहाँ रेशो का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको यहाँ रेशो पढ़ना है। आपको यहाँ अकाउंट्स में आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में आप देखते हैं कि इसको कितना फायदा हुआ, उसमें परसेंटेज निकाली जाती है, तो परसेंटेज इसलिए पता होना चाहिए आपको। कोई किसी नए पार्टनर के आने पर या किसी पार्टनर के जाने पर उसमें जो प्रॉफिट का शेयर होता है, रेशो जो बांटा जाता है, वो रेशो उसके हिसाब से आपको रेशो का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट से चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट हो और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप अपने सब्जेक्ट से या अपने टॉपिक से लिंक करके भी देख सकते हैं। तो रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेता है।
तथा फिर बची हुई राशि को अपने मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं, तब रमेश का भाग कितना होगा, यानी कि रमेश का हिस्सा कितना होगा। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, रमेश एंड सुरेश इन्वेस्ट ₹15,000 एंड ₹25,000 रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर बोथ हैव प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. They retrade 12% of their profits. Each of the remaining amount takes 1,000 and then distribute the remaining amount according to the ratio of their original investment. Then what will be the share of the Ramesh? Option A 3,300 ₹3,300 रुपये, ऑप्शन बी 3,000 रुपीज़ 3,000 रुपये, ऑप्शन सी 2,925 रुपीज़ 2,925 रुपये और ऑप्शन डी 3,550 रुपीज़ 3,550 रुपये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3,550 रुपीज़। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, इसमें से 30 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है तथा उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसमें यानी कि 200 लीटर दूध है, 200 लीटर दूध, अब इसमें से 20 लीटर दूध निकाल लिया गया, कितना बचा 180 लीटर, और 20 लीटर पानी डाल दिया गया, यानी कि टोटल जो उसका वॉल्यूम हो गया वो 200 लीटर हो गया फिर से तथा उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि फिर से इसमें से दूध निकाला जाता है, और मतलब इसमें से आप पूरा 200 में जब लीटर में से दोबारा से 20 लीटर निकालना है तो अब 20 लीटर में से पूरा 20 लीटर दूध नहीं निकलेगा, क्योंकि हम पानी मिला चुके हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ नोटिस रखनी है, अब उसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। देयर इज 200 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ पॉट, 20 liters of milk is taken out of it and the same amount water is added. The second time also 12 liters of mixture is taken out and the same amount of water is added. This action is repeated once more. Now what is the ratio of milk and water in it? तो इसका सही ऑप्शन है 729 रेशो 271, 729 रेशो 271, ऑप्शन बी 729 रेशो 721, ऑप्शन सी 729 रेशो 217 और ऑप्शन डी 729 रेशो 712। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 729 रेशो 271। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 5 किलोग्राम कॉफी को 50 रुपये प्रति ग्राम वाली 15 किलोग्राम कॉफी में मिलाने पर 20 किलोग्राम मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। व्हाट विल बी द कॉस्ट per kg of 20 kg mixture obtained by mixing 5 kg of coffee with ₹200 per kg and 15 kg of coffee with ₹15 per gram। इसका ऑप्शन है 67 रुपये 50 पैसे, 67 रुपीज़ 50 पैसा, ऑप्शन बी 87 रुपीज़ 50 पैसे, 87 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन सी 68 रुपये 50 पैसे 68.5 रुपीज़ और ऑप्शन डी 88 रुपये 50 पैसे 88.5 रुपीज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 87 रुपये 50 पैसे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की और वृद्धि कर ले तो कार्यालय 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तदनुसार उस व्यक्ति के आरंभिक स्थान से उसके कार्यालय की दूरी कितनी होगी। If a person walks at the speed of 3 km/h, he reaches the office 20 minutes late. If he increases his speed by 3 km/h, he reaches the office 30 minutes early. Accordingly, what will be the distance of his office from the starting point to that person? Option A 6 km, 6 km, ऑप्शन बी 5 km, ऑप्शन सी 5.5 km और ऑप्शन डी 4 किलोमीटर। तो इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आप सभी को पता ही होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। एक रेलगाड़ी 36 km/h की गति से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वो 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h टेक्स 10 seconds टू क्रॉस ए स्टैंडिंग पर्सन। अकॉर्डिंगली हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू क्रॉस द 55 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 5.5 सेकंड, ऑप्शन बी 6 सेकंड, ऑप्शन सी 7 सेकंड
और ऑप्शन डी 15.5 सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15.5 सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए किसी कार्य को करने में 20 दिन तथा बी, मतलब ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब ए द्वारा प्रारंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन ए करता है और दूसरे दिन बी करता है, तब कार्य किस दिन पूरा होगा? ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days एंड बी इन 40 days। स्टार्टिंग फ्रॉम ए दे वर्क वन अल्टरनेट डे, देन टास्क विल बी कंप्लीटेड ऑन विच डे? ऑप्शन ए 24वें दिन 24th डे, ऑप्शन बी 25वें दिन 25th डे, ऑप्शन सी 26वें दिन 26th डे और ऑप्शन डी 27वें दिन 27th डे। तो इसका सही आंसर है, आप में से बहुत से ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी 27वें दिन। आपसे ज़्यादा एडवांस लेवल के मैथ नहीं पूछी जाएगी। हाँ, मैथ में एक हम चीज़ और बताना भूल गए, आप मैथ में मैंसुरेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि यूपीएससी मैंसुरेशन से क्वेश्चन बहुत देती है। सी सेट के पेपर में भी मैंसुरेशन से क्वेश्चन काफ़ी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि बी से दुगना काम करता है, ये है इसकी एफिशिएंसी। और दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, 14 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस कार्य को करे तो वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? यानी कि अगर अकेला ए करेगा तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? A is twice better worker than B and together they complete a work in 14 days. Accordingly, if A alone does that work, then in how many days he will complete that work? Option A 11 days, option B 21 days 21 दिन, option C 28 days 28 दिन, option D 42 days 42 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B 21 दिन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतया मापा जा सके? द कैपेसिटी ऑफ 2 pots ऑफ 120 लीटर्स एंड 56 लीटर। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट पॉट सो दैट द ऑयल फिल्ड इन बोथ कैन बी फुली मेजर्ड। 120 लीटर और 56 लीटर के 2 बर्तनों में भरे हुए तेल को पूरा मापने के लिए हमें कितने वॉल्यूम के या कितनी कैपेसिटी के बर्तन की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन ए 7850 घन सेंटीमीटर, 7850 क्यूब सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9500 घन सेंटीमीटर 9500 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8000 घन सेंटीमीटर 8000 क्यूब सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 7500 घन सेंटीमीटर 7500 क्यूब सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8000 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि मृदा बहुत अधिक हो और वो माल, यदि मृदा नहीं है, मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वो स्थिति क्या होती है? इफ द करेंसी इज वेरी हाई एंड द गुड्स आर वेरी लो, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ, ऑप्शन है, यहाँ इकोनॉमी के क्वेश्चन हमारे, अविस्फीति, डिफ्लेशन, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी मंदी, रिसेशन और ऑप्शन डी गतिरोध, डेडलॉक। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड ये है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुद्रास्फीति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम लॉस इज, ऑप्शन ए, केवल उन्हीं लोगों को ऋण देना जो बैंक से परिचित हों, लैंडिंग ओनली टू दोज हु आर फैमिलियर विद द बैंक, ऑप्शन बी, पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग ए फर्म सपोर्टर, बिल्कुल एकदम सपोर्टिंग आधार प्राप्त करना, यानी कि बिल्कुल कंफर्म पता हो कि यहां से वापस आ जाएगा पैसा, ऑप्शन सी, केवल अल्पकालिक ऋण देना, टू प्रोवाइड ओनली शॉर्ट टर्म्स लोन्स, ऑप्शन डी, बैंक के केवल पुराने ग्राहकों को ही ऋण देना, लैंडिंग टू ओनली टू द ओल्ड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल अल्पकालिक ऋण देना। अल्पकालिक ऋण देना ही बैंक के लिए सबसे बढ़िया तरीका है लोन से घाटे से बचने का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ऑन व्हाट बेसिस इज द इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन इस टाइम बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत चरम पर है भारत में, तो ये यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन इकोनॉमी में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी,
श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, द लिविंग कॉस्ट इंडेक्स ऑफ वर्कर्स, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप 3 आधारों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर आधार पर मापी जाती है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित माप जो है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है, लेकिन अब जो है ये थोक मूल्य सूचकांक पर ना होकर ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अब भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। देयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन 3 ग्राउंड्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द लेबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ऑल्दो द मोस्ट प्रेवलेंट अमंग द इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नहीं जबकि बल्कि अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है, अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है। यहाँ हमने होलसेल, यहाँ गलत लिख दिया, थोक मूल्य सूचकांक नहीं है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित अब मूल्य सूचकांक मापने का तरीका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तेजाब को प्रायः किस प्रकार के बर्तनों में रखा जाता है? हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन। एसिड इज यूजुअली केप्ट इन विच टाइप ऑफ यूटेंसिल्स? ये आप आसपास के अपने एनवायरनमेंट से भी, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उससे भी अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एकदम जनरल अवेयरनेस बेस्ड है ये सही मायनों में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी लोहा या आयरन, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांच, यानी कि ग्लासेस में आप देखते होंगे कि ग्लास के अंदर तेजाब को भर के रखा जाता है। हालांकि अब प्लास्टिक के भी कुछ बर्तन आने लगे हैं जिसके अंदर प्लास्टिक्स में तेजाब को भरकर बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, स्टेटमेंट 1 मोमबत्ती का जलना, कैंडल बर्निंग, स्टेटमेंट 2 दूध का फटना, बस्टिंग ऑफ मिल्क, और ऑप्शन सी जल से वाष्प का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम वाटर। ऑप्शन है केवल एक, ओनली 1, ऑप्शन बी 1 और 2, 1 and 2, ऑप्शन सी 2 और 3, 2 and 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2, जल से वाष्प का बनना। ये केमिकल चेंजिंग, इसे केमिकल चेंजिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड फॉर फूड कंजर्वेशन? हमने कुछ जनरल स्टडीज़ में कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इजी, कुछ मॉडरेट लिए हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। तीनों ही क्वेश्चंस को हमने मिक्सअप किया है, इजी, मॉडरेट और एडवांस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर फूड कंजर्वेशन? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाईएस्ट थर्मल वैल्यू? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। बायोगैस में बायोगैस का 35,000 से 40,000 किलो जूल होता है ऊष्मीयमान, एलपीजी का 55,000 किलो जूल, हाइड्रोजन का 1,50,000 किलो जूल और मीथेन का 50,000 किलो जूल। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का, उसके बाद एलपीजी, फिर मीथेन और फिर बायोगैस। इसको आप क्रोनोलॉजी में भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज? ऑप्शन ए सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट। तो इसका रासायनिक नाम बताना है आपको क्वार्ट्ज का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SiO3। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। स्टेटमेंट 2, केंद्रक 4 भागों वाली संरचना होती है। द न्यूक्लियस इज अ 4 पार्ट स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है? अंडर विच ब्रांच ऑफ बॉटनी वी स्टडी द फ्रूट्स? ऑप्शन ए एल्गोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी वर्गीकी, ऑप्शन डी ब्रायोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा मीसोफाइट पौधे का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीसोफाइट प्लांट? ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी सोनरेशिया, ऑप्शन सी एबिसीनिया और ऑप्शन डी मक्का या मेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मक्का। ये थोड़ा मिसलिनियस कैटेगरी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की मोटाई को प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इंड्यूसेस प्लांट थिकनेस? ऑप्शन ए ऑक्सिन्स, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन्स और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन ऐसा है जो पौधों की मोटाई को प्रेरित करता है, यानी कि पौधों की मोटाई के लिए आवश्यक है। तनों, इसमें स्पेशली तनों की मोटाई की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स के प्रभाव से फलों के पत्ती के फलक का बढ़ना, पौधे की मोटाई आदि अनेक प्रभाव पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मक्का के पौधे में निम्न में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन एक्सेस इन द मेज प्लांट? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी थाइमीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। तो मक्का के पौधे में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा पाई जाती है मक्का के पौधे में। और चीज़ें क्या क्या होती हैं? प्रोटीन 5 से 12%, वसा 5% और कार्बोहाइड्रेट 79%, और थाइमीन जो होता है वो बहुत अल्प मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गाजर में लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? द रेड कलर इन कैरेट्स इज ड्यू टू विच एलिमेंट? ऑप्शन ए करक्यूमिन, ऑप्शन बी कैप्सैंथिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो सही आंसर आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। अच्छा, गाजर से एक मुझे करंट का क्वेश्चन याद आ गया। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अगर किसी को पता है तो बताइए कि अभी हाल ही में मधुवन गाजर की खोज की गई है। मधुवन गाजर, इसमें 2 क्वेश्चन बताइए आप मुझे। ये खोज किस स्टेट में हुई है, भारत के किस स्टेट ने की है, और दूसरी इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? जैसे कि इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है, या आयरन के अलावा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, या किसी और तत्व की, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो किस तत्व की इसमें अधिकता पाई जाती है? ये किस मिनरल्स के लिए इसमें मिनरल्स की अधिकता होती है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। पैरामीशियम किस संघ के जंतुओं के अंतर्गत आते हैं? पैरामीशियम बिलोंग्स टू द एनिमल्स ऑफ विच फैमिली? ऑप्शन ए पेरीफेरा, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी एनेलिडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ फैट मटेरियल ऑक्योर्स इन ब्लड इन विच फॉर्म? स्टेरॉइड्स, ऑप्शन ए स्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट, ऑप्शन सी लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन डी ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइपोप्रोटीन इज द राइट आंसर। ये सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी और लूसेंट, क्योंकि लूसेंट से ये जनरल साइंस में आपको ईपीएफओ के एग्जाम में लूसेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक लूसेंट आपको जनरल साइंस के लिए भी पढ़नी है एनसीईआरटी के साथ साथ, और दूसरा लूसेंट स्पेशली आपको कंप्यूटर के लिए पढ़नी है। कंप्यूटर के लिए लूसेंट बहुत अच्छी है। ईपीएफओ के एग्जाम्स की दृष्टि से आपका पूरा का पूरा एक कंप्यूटर का सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन पल्सेस? ऑप्शन ए ग्लूटेलिन, ऑप्शन बी ग्लूटेमिन, ऑप्शन सी प्रोलेमिन्स और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन दालों में पाई जाती है, दालों में पाई जाती है। अच्छा, ये बताइए गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग, एक साइड हमारे विटामिन है और दूसरी साइड उनके केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। तो क्या विटामिन B1 को पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं? क्या विटामिन B3 को बायोटिन कहते हैं? क्या विटामिन B6 को थायमीन कहते हैं? क्या विटामिन H को पायरिडॉक्सिन कहते हैं? तो आपको इसको मैच करना है। तो आई होप आपने मैच कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3142। 3142। B1 किसका नाम है? B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन B3 को पैंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और विटामिन H को बायोटिन। विटामिन H बायोटिन जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? पॉलिटी के भी कुछ हमने इजी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ हमने मॉडरेट लिए हैं और कुछ एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको मजा आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? ऑप्शन है अनुच्छेद 323 आर्टिकल 323। ऑप्शन बी अनुच्छेद 323 का आर्टिकल 323A। ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243। ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 आर्टिकल 338। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 323 का आर्टिकल 323A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? ऑप्शन है अनुच्छेद 233 से 237 आर्टिकल 233 टू 237। ऑप्शन बी अनुच्छेद 238 से 342 आर्टिकल 238 टू 342। ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 से 247 आर्टिकल 243 टू 247। ऑप्शन डी अनुच्छेद 147 से अनुच्छेद 151 आर्टिकल 147 टू आर्टिकल 151। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237। अगर आपको ये पता होगा कि कौन से भाग में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक कौन से भाग की चर्चा की गई है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा भाग वन जो है पॉलिटी का, हमारा राज्य व्यवस्था का पॉलिटी का भाग 1 किससे रिलेटेड है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 हमारा किससे रिलेटेड है? नागरिकता। भाग 3 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का किससे रिलेटेड है? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसी तरह भाग 5 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट से। इसी तरह भाग 6 तो आपको साथ साथ आर्टिकल भी पता होना चाहिए। जैसे पहला भाग आर्टिकल 1 से 4 तक, दूसरा भाग आर्टिकल 5 से 12 तक, तीसरा भाग 13 से आपका आर्टिकल 13 से आर्टिकल 35 तक, फिर इसी तरह 35, फिर 35 से 51 तक। इस तरह आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये हमारे जो अनुच्छेद 203 अधीनस्थ न्यायालय जो आते हैं वो राज्य सरकार के वाले पार्ट में आते हैं और राज्य सरकार 6 पार्ट में है और 6 पार्ट में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम? ऑप्शन है अनुच्छेद 371 का आर्टिकल 371A। अनुच्छेद 371 का आर्टिकल 371B। ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 का आर्टिकल 371C। ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 घा आर्टिकल 371D। जो जिन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर था जिसको अब हटा दिया गया है स्पेशल प्रोविजंस में से। इसी तरह और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनको भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पिछले साल जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, उसको रिवर्स किया गया है। तो इस दृष्टि से ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 खा आर्टिकल 371B। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, निम्न समितियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहली है JV राव समिति, ये JV राव है, GV राव कमेटी। दूसरी LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी कमेटी। और तीसरी है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी।
तो आपको इनके गठन के साल के क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है 312, ऑप्शन बी 321, ऑप्शन सी 213 और ऑप्शन डी 231। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 312। तो JVK राव समिति 1985 में इसका गठन हुआ था, LM सिंघवी समिति 1986 में और अशोक मेहता समिति 1977। तो सबसे पहले ये बनी, उसके बाद दूसरी वाली यानी कि ये बनी, उसके बाद ये वाली, ये थर्ड ये बनी। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। स्टेटमेंट 1, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक हो सकता है। द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अप टू 5 years और अप टू 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो तक होता है। द टर्म ऑफ इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फॉर 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ऑप्शन है अनुच्छेद 279A, आर्टिकल 279A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 179A, आर्टिकल 179A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 277 है, आर्टिकल 277A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266 है, आर्टिकल 266A। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 279 है। 101 में संविधान संशोधन के तहत इस प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। स्टेटमेंट 2, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य हरियाणा है। हरियाणा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य मिजोरम है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इट वेरीफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1949। ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। ये स्टेटमेंट हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? एडहॉक जजेस। अंडर विच आर्टिकल एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 125, आर्टिकल 125। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 126, आर्टिकल 126। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 127, आर्टिकल 127 और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 128, आर्टिकल 128। तो इसका सही आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अनुच्छेद 127, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अंडर विच आर्टिकल इज द गवर्नर अपॉइंटेड? बंगाल इलेक्शन के बाद गवर्नर बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, इसलिए गवर्नर वाला आप राज्यपाल वाला चैप्टर इस पर्सपेक्टिव में पढ़कर जाएं। गवर्नर वाला चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि गवर्नर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद जहाँ जहाँ इनकी सत्ता नहीं है वहाँ पर इन्होंने गवर्नर के थ्रू बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है। स्पेशली आप लेटेस्ट एग्जाम्पल बंगाल का देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पर भी किस तरह बिल्कुल
राज्य के एजेंट, स्टेट के सेंटर के एजेंट के रूप में काम करने के बजाय डायरेक्ट बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे गवर्नर, तो आप इस दृष्टि से भी गवर्नर का चैप्टर पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी अनुच्छेद 156, ऑप्शन सी अनुच्छेद 157 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 158, आर्टिकल 158। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अनुच्छेद 155 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 29 सब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आर्टिकल 243 जी डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी सिफारिश बलवंत राय समिति मेहता की समिति से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस इज नॉट रिलेटेड टू बलवंत राय मेहता कमेटी? ऑप्शन ए 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, ग्राम पंचायत शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टेटमेंट ऑप्शन 3, ऑप्शन सी पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, पंचायत कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ऑप्शन डी पंचायत समिति को सलाहकारी निकाय होना चाहिए, पंचायत कमेटी शुड बी एन एडवाइजरी बॉडी। तो इसमें से कौन सी बलवंत राय समिति की मेहता समिति की सिफारिश नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पंचायत समिति की को सलाहकार निकाय होना चाहिए, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय होना चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। तथा जिला परिषद को सलाहकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को उन्होंने सलाहकारी परिषद यानी कि एडवाइजरी बॉडी, समन्वयकारी और यानी कि कोऑर्डिनेटिव बॉडी और पर्यवेक्षण निकाय यानी कि ऑब्जर्वेटिव बॉडी, सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में काम करने की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, हिस्ट्री से हमारे रिलेटेड है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में शासन करने वाले किस यूरोपीय देश का गवर्नर था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क वॉज द गवर्नर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री रूल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी इंग्लैंड। ये हमने अपने स्पेक्ट्रम के लेक्चर में कराया है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाल। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। वो 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है पुर्तगालियों द्वारा गोवा को राजधानी बनाना, मेकिंग गोवा द कैपिटल बाय पोर्तुगीज। दूसरा है पुर्तगालियों द्वारा दमन पर अधिकार, दमन कौन सा? गोवा और दमन द्वीप जो है वो, राइट ऑन दमन बाय पोर्तुगीज। तीसरा है पुर्तगालियों द्वारा दीव पर अधिकार, राइट्स ऑफ दीव या पोजेशन ऑफ दीव या पोजेशन ऑफ दमन और पोजेशन ऑफ दीव बाय पोर्तुगीज। इस थोड़ा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। और चौथा है पुर्तगालियों द्वारा हारमुज जल संधि पर अधिकार, पोर्तुगीज होल्ड द राइट ओवर द या पोजीशन ओवर द हारमुज स्ट्रेट। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा बाद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4132। सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा हारमुज जल संधि पर अधिकार किया गया 1530 में। उसके बाद यानी कि सबसे लास्ट में किया गया है, सबसे लास्ट में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को राजधानी बनाना 1530। इसके बाद पुर्तगालियों द्वारा दमन पर अधिकार 1539 ईस्वी, पुर्तगालियों द्वारा दीव पर अधिकार 1535 और पुर्तगालियों द्वारा हारमुज जल संधि पर अधिकार 1515। यानी कि सबसे पहले उन्होंने अपनी नेवी को मजबूत करते हुए जितने भी नौसैनिक बेस थे उन पर कब्जा किया, यानी कि जितने भी स्ट्रेट्स थी या जलधाराएँ थी जहाँ से नौवहन यात्राएं की जाती थी उन पर अपना कब्जा किया, यानी कि सारी जितने भी वाटर रूट्स थे, समुद्री रूट, उन पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1,
फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 में स्थापित किया। फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड हिज फर्स्ट फैक्ट्री इन 1668। स्टेटमेंट 2, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया। फ्रेंच सेट अप हिज फर्स्ट फैक्ट्री एट ए प्लेस कॉल्ड मसूलीपट्टनम। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया, और जबकि हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था, पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में, तो 1668 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये हमने आपको स्पेक्ट्रम के लेक्चर में कराया है, स्पेक्ट्रम में कराया था ये। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1758, सेकंड कर्नाटिक वॉर 1750 टू 1758, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से 1763। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल दो। सेकंड द्वितीय कर्नाटक वार जो है 1751 से 1755 के बीच अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि के साथ हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव स्टार्टेड द डायरकी इन बंगाल। स्टेटमेंट 2, द्वैत शासन व्यवस्था में दीवानी और निजामत दोनों कार्य कंपनी के नियंत्रण में आ गए। बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल वर्क केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी अंडर द डायरकी, या इसको ये भी कह सकते हैं बोथ ऑफ द रेवेन्यू एंड क्रिमिनल कार्य, क्रिमिनल वर्क जो थे, क्रिमिनल पावर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी अंडर द डायरकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। ओनली 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना 1765 से 1772 में की थी, और जबकि स्टेटमेंट में हमने क्या देखा है, प्लासी के युद्ध के बाद। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का कब हुआ था? 1764 में। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैत शासन व्यवस्था को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? The diarchy regime started by Robert Clive was ended by whom? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंगस, और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 में वॉरेन हेस्टिंगस द्वारा समाप्त कर दिया गया था। द डायरकी रेजिम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव was established in 1772 by Warren Hastings। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 2, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के पश्चात तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का शासन भार गवर्नर जनरल के हाथों में आ गया। आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द गवर्नेंस ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट्स केम इनटू द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। बोथ आर द राइट आंसर। आप थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, आप देख सकते हैं एक बार, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उसके बाद 1813 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना। तो आप एक बार मुझे, इफ़ आई एम रॉन्ग, आप मुझे सही कर सकते हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सही आंसर। 57, क्वेश्चन नंबर 57 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? आफ्टर विच वॉर विजयनगर एम्पायर वॉज डिक्लाइन। ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी,
ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। और ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो इसका सही आंसर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 को शुरू हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड इन 1768। स्टेटमेंट 2, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि के साथ हुई। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के साथ हुई थी, ना कि मैंगलोर की संधि के साथ। मंगलोर की संधि के साथ नहीं हुई थी, बल्कि मद्रास की संधि के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स टीपू सुल्तान वॉज डाइड? ये हमने अपना स्पेक्ट्रम के लेक्चर में देखा है, जिसमें हमने एंग्लो मैसूर वॉर देखी थी। एंग्लो मैसूर वॉर वाले चैप्टर में हमने देखा था। ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध और ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हमें पता है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर के एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो चौथा युद्ध हुआ था, उसमें ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हुई थी। इस युद्ध को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है मंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। दूसरा है सालाबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। तीसरा है मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और चौथा है श्रीरंगपट्टनम की संधि। पूरा हमने स्पेक्ट्रम में कवर कर लिया है इसको। ऑप्शन ए 1423, ऑप्शन बी 2143, ऑप्शन सी 3214 और ऑप्शन डी 3241। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3214। मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784। सालाबाई की संधि 1782। मद्रास की संधि 1769 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। देखिए, जब एंग्लो मैसूर वॉर हुई है तो एंग्लो मैसूर 4 बार हुई है, 4 बार। तो तीसरी जो वार थी 1790 से 1791 में उस श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यानी कि जब भी ट्रीटी होगी तो इसका मतलब जब दो गुटों के बीच में ट्रीटी हुई है तो इसका मतलब एक बार फिर से युद्ध होगा कभी। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर संधि हो गई थी अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। सालाबाई की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? द ट्रीटी ऑफ सालाबाई विच वॉज साइंड बिटवीन विच टू पार्टीज? ऑप्शन ए अंग्रेज फ्रांसीसी, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ऑप्शन बी अंग्रेज तथा मैसूर राज्य, ब्रिटिश एंड मैसूर स्टेट्स। ऑप्शन सी अंग्रेज तथा मराठा राज्य, ब्रिटिश एंड मराठा स्टेट्स। और ऑप्शन डी मराठा तथा मैसूर राज्य, मराठा एंड मैसूर स्टेट्स। तो इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ऑप्शन सी अंग्रेज तथा मराठा राज्य। ये भी हमने कवर किया है। मई 1782 में सालाबाई की संधि पेशवा तथा अंग्रेजों के बीच स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टुक प्लेस इन 1918। स्टेटमेंट 2, अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रथम सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल का उदाहरण है, ना कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का पहला उदाहरण कौन सा है? चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का पहला उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा प्रथम असहयोग आंदोलन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हड़ताल, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और ये भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन का उदाहरण है। हमने पिछले स्लाइड में गलत बता दिया था। प्रथम सत्याग्रह का उदाहरण जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का उदाहरण प्रथम जो है वो खेड़ा सत्याग्रह है। 1918 में ही 3 हुए थे, जैसे कि आपको पता है। सबसे पहले 1916 में चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह हुए थे।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। तीसरा है सेवरीज की संधि, ट्रीटी ऑफ सेवरीज। और चौथा है चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी केस। ऑप्शन ए 1243, ऑप्शन बी 2143, ऑप्शन सी 3241 और ऑप्शन डी 2314। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2314। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 17 नवंबर 1921। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। सेवरीज की संधि मई 1920। और चौथा है चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। इसी तरह से आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, यूपीपीएससी हो, और स्पेशली आरओ के एग्जाम में भी इसी तरह क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। जैन धर्म के संबंध में सही कथन चुनिए। कुछ हमने एक दो क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री से भी लिए हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। स्टेटमेंट 1, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे तथा अयोध्या से संबंधित थे। ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड बिलोंग टू अयोध्या। स्टेटमेंट 2, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा बनारस से संबंधित थे। पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकर एंड बिलोंग टू बनारस। स्टेटमेंट ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23 में। ऋषभदेव अयोध्या से संबंधित थे और पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गौतम बुद्धा। स्टेटमेंट 1, गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 567 BC। स्टेटमेंट 2, गौतम बुद्ध लिच्छवी कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध बिलोंग टू द लिच्छवी क्लान, लिच्छवी डायनेस्टी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि गौतम बुद्ध लिच्छवी कुल से नहीं, शाक के नाम के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। शाक के परिवार से संबंधित थे। लिच्छवी कुल से कौन संबंधित थे? महावीर जैन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्रथम जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वल्लभी। स्टेटमेंट 2, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज प्रेसिडाइड ओवर बाय स्थूलभद्रा। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। चिश्ती संप्रदाय का प्रसार किस शताब्दी में हुआ? इन विच सेंचुरी वाज चिश्ती सेक्ट स्प्रेड इन इंडिया? ऑप्शन ए 10वीं यानी कि 10th सेंचुरी, ऑप्शन बी 11वीं यानी कि 11th सेंचुरी, ऑप्शन सी 12वीं यानी कि 12th सेंचुरी और ऑप्शन डी 13वीं यानी कि 13th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12वीं सेंचुरी, 12th सेंचुरी में इसका प्रसार हुआ। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे तथा भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रचारक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी अजमेर में दरगाह है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस शासक ने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने बंदगान? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग की स्थापना गुलामों के रख रखाव के हेतु की गई थी। दिस डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्लेव्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे। CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसी तरह के आपको क्वेश्चन EPFO के एग्जाम में कंप्यूटर से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को
क्या कहते हैं? द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास कंप्यूटर बनाने की थर्ड यानी कि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हुआ था, थर्ड फेज़ में हुआ था। पहले फेज़ में सीआरटी थे, उसके बाद ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ, फिर ट्रांजिस्टर्स के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि प्रिंटर और मॉनिटर दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। ये हमें रिजल्ट बाहर दिखाते हैं, शो करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कर्सर की मौजूदा, कर्सर कौन सा होता है? जैसे कि अभी आपको ये हिलता हुआ दिख रहा होगा, यही कर्सर है, इसे ही कर्सर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप देखते हैं इस तरह का सिंबल आता है माउस से, जब हम माउस यूज़ करते हैं तो इस तरह का सिंबल एक हिलता होता है, तो इसी को कर्सर कहते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक अक्षर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बाईं ओर, अगर जैसे हम टाइप कर रहे हैं ए बी सी डी, तो अब बाईं ओर कौन सा हुआ? यानी कि इस तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड। तो पीछे का अक्षर डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? आपको पता ही होगा, कंप्यूटर में जो की होती है बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल्स? ऑप्शन ए रोम मेमोरी, ऑप्शन बी रैम मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव और ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैम मेमोरी। रैम मेमोरी में ही अस्थायी मेमोरी होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76, जब प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो ये किस जगह स्टोर की जानी चाहिए? व्हेन यूजर नीड्स इमीडिएट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन सीपीयू इट शुड बी स्टोर्ड एट विच प्लेस? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज और ऑप्शन डी सीडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है? इज द हार्डवेयर यूज टू रीड द डिस्क? डिस्क को किस हार्डवेयर के द्वारा पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इकोनॉमी के बेस्ड क्वेश्चन है हमारे इकोनॉमी पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी? असमानता को घटाने का निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा उपाय नहीं है। ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन सी करारोपण, टैक्सेशन, ऑप्शन डी भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। इनमें से किस उपाय द्वारा असमानता को घटाया नहीं जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण होगा तो लिबरलाइजेशन की अर्थव्यवस्था में क्या होता है? लिबरलाइजेशन की अवस्था जो होती है वो कैपिटलिस्टिक अप्रोच होती है। जब कैपिटलिस्टिक अप्रोच होगी तो अमीर और ज़्यादा अमीर होगा और गरीब और ज़्यादा गरीब होगा, इसलिए इसमें असमानता और बढ़ती है, ना कि कम होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता का मूलभूत माना जाता है? विच इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड द रूट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए रसायन केमिकल्स, ऑप्शन बी लोहा और इस्पात आयरन एंड स्टील, ऑप्शन सी वस्त्र टेक्सटाइल्स और ऑप्शन डी पेट्रो रसायन पेट्रो केमिकल्स। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लोहा और इस्पात आयरन एंड स्टील। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ऑप्शन ए कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं, ऑप्शन बी विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन सी विद्युत गैस और जलापूर्ति इलेक्ट्रिक गैस एंड वाटर सप्लाई,
ऑप्शन डी सेवाएं यानी सर्विसेज। पहला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तीसरा इलेक्ट्रिक गैस एंड वाटर सप्लाई और चौथा है सर्विसेज। हमारा जीडीपी में किस अंश का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेवाएं सर्विसेज का सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी में योगदान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुला बाजार कार्यवाही। नकद आरक्षण अनुपात किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। खुली बाजार कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। कार्यवाही किसके साधन है? कैश रिजर्व रेशो एंड ओपन मार्केट प्रोसीडिंग्स आर द मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी बजट नीति और ऑप्शन डी व्यापार नीति। यानी कि ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी बजट पॉलिसी, ऑप्शन डी ट्रेड पॉलिसी। जब आपको ये पता होगा कि नकद आरक्षण अनुपात और खुला अनुपात किसके द्वारा किया जाता है तो आपको पता है ये बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक कौन? RBI द्वारा। और RBI किसको क्या कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी? तो जाहिर सी बात है RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौद्रिक नीति, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुला बाजार कार्यवाही रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले मौद्रिक उपाय हैं जिसकी सहायता से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता यानी कि लिक्विडिटी तथा संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को नियंत्रित करता है। द कैश रिजर्व रेशो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द मॉनेटरी मेजर्स अंडरटेकन बाय द रिजर्व बैंक with the help of which the reserve bank controls the liquidity and contraction of the currency in the economy। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, अकाउंट्स और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन है हमारे। लेखांकन प्रमाणकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग वाउचर इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, प्रमाणकों को रोकड़ प्रमाणक, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वाउचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर्स, नेम वाउचर, डिपॉजिट वाउचर्स एक्सेट्रा। ऑप्शन बी, लेखांकन प्रमाणक का एक विशेष रूप होता है। देयर इज अ सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। ऑप्शन सी, सौदों का अभिलेखन करने के लिए कोड संख्या सहित प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। वाउचर विद कोड नंबर आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डील्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं और हमें कौन सा चुनना है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेखांकन प्रमाणक एक विशेष रूप होता है। देयर इज अ सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। ये स्टेटमेंट हमारा गलत था। तो प्रमाणकों को लेखांकन उदाहरणार्थ रोकड़ पर्ची, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, जर्नल प्रमाणक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेखांकन प्रमाणकों का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, लेखांकन समीकरण को तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। स्टेटमेंट 2, तुलन पत्र व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देयताओं व पूंजी का विवरण है। द बैलेंस शीट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। लेखांकन समीकरण तुलन पत्र के विभिन्न घटकों के परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। तुलन पत्र व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देयताओं व पूंजी का विवरण है। किसी दिए हुए समय बिंदु पर यह आवश्यक है कि व्यवसाय की परिसंपत्तियों का मूल्य उसकी वित्तीय स्रोतों की दावेदारियों के बराबर हो। द अकाउंटिंग इक्वेशन shows the fundamental relationship between the different components of the balance sheet. Hence, it is also called the balance sheet equation. The balance sheet is a description of assets, liabilities, and capital of the business at any given time point. It is necessary that the value of assets of the business is equal to the claims of its financial sources. अगला क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, परिसंपत्ति में वृद्धि को नाम व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड द डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। स्टेटमेंट 2, देयताओं में वृद्धि को नाम व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। खातों में सौदों को अभिलेखित करने के लिए दो मूलभूत नियमों का पालन किया जाता है। पहला है परिसंपत्ति व्यय व हानि खातों में परिवर्तन के लिए क्या नियम है? पहला, परिसंपत्ति में वृद्धि को नाम यानी कि क्रेडिट साइड व कमी नाम यानी कि डेबिट साइड व कमी को जमा पक्ष यानी कि क्रेडिट साइड में दर्ज किया जाएगा। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? नाम साइड क्या होती है? डेबिट, और कमी यानी कि क्रेडिट, या जमा जो होती है क्रेडिट और नाम जो होती है डेबिट। तो इसमें क्या है? पहला, नाम को डेबिट यानी कि डेबिट साइड और जमा यानी कि क्रेडिट साइड में पक्ष में किया जाएगा, और जो खर्च होंगे या हानियों में वृद्धि को
नाम पक्ष यानी कि डेबिट साइड, और कमी को जब वृद्धि खर्चों में कमी होगी तो इसे क्रेडिट साइड में दर्ज किया जाएगा। और दूसरा है देयताओं के संबंध में, देयताएं यानी कि लायबिलिटीज, पूंजी कैपिटल, आगम रेवेन्यू और लाभ प्रॉफिट्स में परिवर्तन के क्या नियम है। अगर देयताएं हैं यानी कि लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है तो इसको जमा पक्ष, जमा में यानी कि क्रेडिट, देयताओं में वृद्धि को जमा व कमी को नाम पक्ष में दर्ज किया जाएगा। जब अगर कमी है तो इसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और पूंजी में वृद्धि हो रही है तो इसको जमा पक्ष में, जमा पक्ष मतलब आपका क्रेडिट साइड, और कमी हो रही है तो इसको डेबिट साइड लिखा जाएगा। आगम या रेवेन्यू या लाभ में, ये कैपिटल में वृद्धि है, और यहाँ प्रॉफिट में वृद्धि है, प्रॉफिट या रेवेन्यू में वृद्धि हो तो इसको जमा पक्ष में यानी कि क्रेडिट साइड, और अगर इसमें कमी आ रही है तो इसको डेबिट साइड, नाम पक्ष में दर्ज किया जाएगा, डेबिट साइड। अगला क्वेश्चन हमारा, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, औद्योगिक विवाद अधिनियम के परिभाषा के अनुसार दैनिक मजदूरों की औसत मजदूरी कितने दिनों पर निकाली जाती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऑन हाउ मेनी डेज द एवरेज वेजेस ऑफ डेली लेबरर्स आर ड्रॉन। ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 12 डेज और ऑप्शन डी 60 डेज यानी कि 60 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 दिन, 12 डेज। औसत वेतन की क्या परिभाषा है? मासिक भुगतान के संबंध में पूरे 3 कैलेंडर माह में देय मजदूरी का औसत। दूसरा, दैनिक भत्ते पाने वाले कर्मकारों के लिए पूरे 12 दिनों में कार्यशील मजदूरी का औसत। और तीसरा, साप्ताहिक भुगतान के संबंध में पूरे 4 सप्ताह में देय मजदूरी का औसत। अगर किसी को मासिक मजदूरी मिलती है तो उसमें पूरे 3 कैलेंडर माह यानी कि 3 महीनों की जो मजदूरी होगी उसका औसत निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। अगर किसी को दैनिक मिलते हैं पैसे यानी कि कोई डेली वेजर है, डेली वेजेस जिसको मिलते हैं उसके पूरे 12 दिन के वेजेस को जोड़कर उसका एवरेज निकाला जाएगा। और किसी को अगर वीकली पेमेंट मिलता है, वीकली पेमेंट होता है, तो वीकली पेमेंट वालों के 4 सप्ताह का एवरेज निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत श्रम न्यायालय का गठन किया जाता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज द लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन ए धारा 7 सेक्शन 7, ऑप्शन बी धारा 8 सेक्शन 8, ऑप्शन सी धारा 10 सेक्शन 10 और ऑप्शन डी धारा 21 सेक्शन 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए धारा 7 सेक्शन 7। अगला क्वेश्चन नंबर 88, औद्योगिक विवाद के अंतर्गत श्रम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में सही कथन चुनिए। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द जज ऑफ द लेबर कोड। स्टेटमेंट 1, उस व्यक्ति ने भारत में कम से कम 10 वर्षों के लिए न्यायिक पद धारण किया हो। दैट पर्सन शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। स्टेटमेंट 2, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। स्टेटमेंट 3, कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश रहा हो। मस्ट हैव बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज और फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। श्रम न्यायालय के लिए क्या योग्यता है? उसने भारत में कम से कम 7 वर्ष के लिए कोई न्यायिक पद धारण किया हो। ही हैज़ हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। दूसरी कंडीशन, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तीसरी कंडीशन, कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश रहा हो। मस्ट हैव बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। और ऑप्शन डी, वो भारतीय विधिक सेवा के वर्ग 3 का अधिकारी हो तथा उस वर्ग में 3 वर्ष का अनुभव रखता हो। ही शुड बी ए क्लास 3 ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विसेज, हैज़ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम क्लास। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, औद्योगिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के लिए किसी प्रतिष्ठान में कम से कम कितने कर्मकार कार्यरत होने चाहिए? फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, एटलीस्ट हाउ मेनी वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 100 या 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी 20। शिकायत निवारण तंत्र औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 2010 के संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय 2 खा जोड़कर शिकायत निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, उनकी वैयक्तिक शिकायतों के लिए शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी। ग्रीवेंस रेड्रेसल मशीनरी बाय अमेंडिंग द इंडस्ट्रियल Disputes Amendment Act 2010, a new chapter 2B provides for the establishment of a grievance redressal mechanism. For grievance redressal, a grievance redressal committee will be set up for the individual complaints of each industrial establishment in which 20 or more than 20 workers are employed. अगला क्वेश्चन नंबर 90, पंचों और न्यायाधिकरणों के अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए, पंचों की नियुक्ति मुख्यतः पक्षों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, न्यायाधिकरण सदैव एक सदस्यीय होता है, जबकि पंच की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। ऑप्शन सी, पंचों को किसी न्यायालय में 3 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7B में न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप इसको पॉज करके इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं इसमें, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंचों को किसी न्यायालय में 3 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7B में न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। आर्बिट्रेशन शुड हैव 3 years of judicial experience in a court, whereas the officers of the tribunal are required to have minimum qualification given in section B 7B। पंचों की निर्धारित योग्यता नहीं होती, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7B में न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। आर्बिट्रेशन डू नॉट हैव द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, whereas the officers of the tribunal are required to have minimum qualification of section B 7B। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस प्रकार के खाते को प्रधान प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है? Which of the following types of account is called the book of principal and entry? ऑप्शन ए, रोजनामचा जर्नल, ऑप्शन बी, खाता बही लेजर अकाउंट, ऑप्शन सी, टी आकार का खाता टी शेप्ड अकाउंट, ऑप्शन डी, तुलन पत्र बैलेंस शीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाता बही लेजर अकाउंट। लेन देनों के अभिलेखन में क्रम के कारण रोजनामचे को प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक तथा खाता बही को प्रधान प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है। ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ इनिशियल एंट्री एंड द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, किसी दी हुई तिथि में किसी खाते विशेष का फर्म से संबंध निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? द रिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट टू अ फर्म ऑन अ गिवन डेट इज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है, रोजनामचा जर्नल, ऑप्शन बी, खाता बही लेजर अकाउंट, ऑप्शन सी, टी आकार का खाता टी शेप्ड अकाउंट, और ऑप्शन डी, तुलन पत्र बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाता बही लेजर अकाउंट। खाता बही की आवश्यकता संगठन के लिए खाता महत्वपूर्ण व आवश्यक दस्तावेज है। एक दी हुई तिथि से किसी खाते विशेष का फर्म के साथ क्या संबंध था, इसका निर्धारण खाता बही से ही संभव है। इट्स डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द लेजर अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा रोजनामचा तथा खाता बही के बीच अंतर के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, रोजनामचा प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक है, जबकि खाता बही द्वितीय प्रविष्टि की। ऑप्शन बी, रोजनामचा कालक्रमानुसार प्रविष्टियों का उल्लेख है, जबकि खाता बही विश्लेषणात्मक प्रलेख है। ऑप्शन सी, खाता बही का स्रोत प्रविष्टियों की पुस्तक होने के कारण न्यायिक प्रमाण के रूप में रोजनामचे से अधिक प्रमाणिकता प्राप्त है। ऑप्शन डी, रोजनामचे में प्रविष्टि को जर्नलाइजिंग कहते हैं, जबकि खाता बही में प्रविष्टि को खतौनी कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप में से इंग्लिश के स्टूडेंट इसको यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाता बही का स्रोत प्रविष्टियों की पुस्तक होने के कारण न्यायिक प्रमाण के रूप में रोजनामचे से अधिक प्रमाणिकता प्राप्त है। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर जो है, रोजनामचे का स्रोत प्रविष्टियों की पुस्तक होने के कारण न्यायिक प्रमाण के रूप में खाता बही से अधिक प्रमाणिकता प्राप्त है। यानी कि रोजनामचा जो है जर्नल जो होता है, जर्नल वो लेजर अकाउंट से उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है ज्यूडिशियल एविडेंस के तौर पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, सभी स्थायी खातों को संतुलित कर उनका शेष निकाला जा सकता है, जिसे अगली लेखांकन अवधि में हस्तांतरित किया जाता है। ऑल परमानेंट अकाउंट्स कैन बी बैलेंस्ड एंड देयर बैलेंस ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। स्टेटमेंट 2, जबकि अस्थायी खातों को उसी लेखांकन अवधि में बंद करके उनके शेष को व्यापार या लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। वाइल द टेम्पररी अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, देयर बैलेंसेज आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95, छोटे व्यापारी अपने सारे लेन देनों के लिए सामान्यतः किस प्रकार की पुस्तक का उपयोग करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ बुक इज कॉमनली यूज्ड बाय स्मॉल ट्रेडर्स फॉर ऑल देयर ट्रांजैक्शंस? ऑप्शन ए रोजनामचा, ऑप्शन ए रोजनामचा जर्नल, ऑप्शन बी तुलन पत्र बैलेंस शीट, ऑप्शन सी खतौनी पोस्टिंग, और ऑप्शन डी लाभ व हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोजनामचा जर्नल। एक छोटा व्यापारी सामान्यतः अपने सारे लेन देनों को एक ही पुस्तक अर्थात रोजनामचे में अभिलिखित कर सकता है। ए स्मॉल ट्रेडर कैन यूजुअली रिकॉर्ड ऑल हिज ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल बुक।
फॉर एग्जाम्पल द जर्नल। लेकिन जब व्यवसाय का विस्तार हो जाता है तो लेन देनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में सभी सौदों के रोजनामचा प्रविष्टि एक मुश्किल कार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, रोकड़ बही के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैश बुक। स्टेटमेंट 1, इसमें नकद प्राप्तियां व भुगतानों से संबंधित सभी लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। इन दिस ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। स्टेटमेंट 2, साधारणतः ये प्रतिवर्ष बनाई जाती है। इट इज़ यूजुअली मेड एवरी ईयर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नकद प्राप्तियां व भुगतानों से संबंधित सभी लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। ए कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इस अवधि विशेष में नकद या बैंकस्थ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से आरंभ किया जाता है। साधारणतः ये प्रतिमास बनाई जाती है। जनरली इट इज मेड एवरी मंथ। अगला क्वेश्चन नंबर 97, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम लागू होने के लिए किसी प्रतिष्ठान में न्यूनतम कितने कामगार होने चाहिए? द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर इन एन एस्टेब्लिशमेंट शुड बी देयर फॉर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट टू बिकम इन फोर्स। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 120। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100। साधारणतः यह नियम उन सभी प्रतिष्ठानों में लागू माना जाएगा जहां काम करने वालों की संख्या 100 है या विगत वर्षों में 100 से कम रही है। 100 या 100 से कम रही है। एक बार अधिनियम किसी प्रतिष्ठान में लागू होने के बाद लागू ही रहेगा, भले ही बाद में कर्मकारों की संख्या 100 से कम ही हो गई हो। अगला क्वेश्चन नंबर 98, यदि कोई प्रतिष्ठान औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम के अंतर्गत आता है तो ऐसे प्रतिष्ठान को कितने समय में नियमावली प्रमाणित करना आवश्यक है? इफ एन एस्टेब्लिशमेंट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, देन व्हाट टाइम सच एस्टेब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट द रूल्स सर्टिफाइड? ऑप्शन ए 1 माह 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 माह 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 12 माह 12 मंथ्स और ऑप्शन डी 6 माह 6 मंथ्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 माह 6 मंथ्स। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी नियमावली बिना प्रमाणित कराए नियोजक अपने प्रतिष्ठान में लागू नहीं कर सकता। धारा 3 के अंतर्गत सभी नियोजकों का कर्तव्य है कि वे नियमावली को 6 माह की अवधि में प्रमाणित करा लें, अन्यथा वे दंड के भागी होंगे। आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो एम्प्लॉयर कैन अप्लाई द रूल्स in his establishment without certifying them. Under section 3, it is now the duty of all employers to certify the rules within a period of 6 months. अगला क्वेश्चन नंबर 98, व्यापार संघों के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस। स्टेटमेंट 1, इनकी स्थापना 1794 में पहली बार हुई थी। दे वर एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1794। स्टेटमेंट 2, व्यापार संघों की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ट्रेड यूनियंस वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। अमेरिका तथा इंग्लैंड में ट्रेड यूनियनों का प्रारंभिक विकास भारत में श्रम संघों के निर्माण होने से एक शताब्दी पूर्व अमेरिका में सन 1794 में ही प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना फिलाडेल्फिया में हो चुकी थी। इसके पश्चात वहाँ ट्रेड यूनियनों का तेजी से विकास हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सर्वप्रथम व्यापार संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? द फर्स्ट ट्रेड एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बी.पी. वाडिया, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बी.पी. वाडिया। हिंदू मजदूर सभा, भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, संयुक्त श्रम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि अखिल भारतीय संगठन है। भारत में प्रथम सुव्यवस्थित ट्रेड यूनियन की स्थापना मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन 1918 बी.पी. वाडिया द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 100, किसी संघ के अस्तित्व में आने के पश्चात उसके पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र पर न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनियन, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी साइंड ऑन द एप्लीकेशन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। पंजीयन की रीति क्या है? संघ के अस्तित्व में आने के पश्चात उसके पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम के रूप में प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है, जिस पर कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रार्थियों की न्यूनतम संख्या 7 निश्चित कर दी गई है, लेकिन अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। अब हमारे शुरू होता है इंग्लिश का सेक्शन। जनरल इंग्लिश में हमने प्रीपोजिशन बेस्ड, कंजक्शन बेस्ड और एडवर्ब प्रोनाउन बेस्ड हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, कुछ हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिए हैं, सिनोनिम एंटोनिम लिए हैं। तो इस तरह हमने और कुछ एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसको कवर करने की हमने कोशिश की है।
पहला क्वेश्चन है यानी कि 101 क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी शी और ऑप्शन डी ही। तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 102, वन मस्ट नॉट प्रेज डैश अचीवमेंट्स। वन मस्ट नॉट प्रेज डैश अचीवमेंट्स। ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी देमसेल्व्स, ऑप्शन सी अनदर और ऑप्शन डी वंस। अगर आपको सिंपल टेंस नहीं आते हैं तो बेकार है फिर ये वीडियो देखना, कोई फायदा नहीं है इस वीडियो देखने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वंस। वंस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103, यू से इट योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज डैश ऑल्सो। ऑप्शन ए माइन, ऑप्शन बी माई, ऑप्शन सी मी, ऑप्शन डी आई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइन। माइन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 104, देयर इज नॉट डैश फ्रूट इन द रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी इधर, ऑप्शन सी एवरी, ऑप्शन डी एनी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी एनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 105, देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी एवरी और ऑप्शन डी लिटिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सम। सम इज द राइट आंसर। देयर आर सम बुक्स। सम ऐसी चीज के लिए आता है जब संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 106, विच पार्ट कंटेन एरर्स। अब हमें इन पार्ट्स में एरर देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ये सेंटेंस है एक, हार्डली वी सेटल डाउन, ये पहला पार्ट है। फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन वी वर, ये बी पार्ट है। स्टार्टेड है, ये अलग, स्टार्टेड नहीं है, स्टार्टेड बाय द लाउड नॉइज बीइंग मेड आउटसाइड द हाउस, ये सी पार्ट है। या फिर नो एरर, अगर इसमें कोई एरर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन डी मार्क करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होगा, सॉरी इसमें सी ऑप्शन गलत है, यहाँ बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होगा। स्टार्टेड एट द लाउड हाउस, लाउड नॉइज। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107, विच पार्ट कंटेन एरर्स। वाइल शी वॉज रिटर्निंग, ये ए पार्ट। फ्रॉम कॉलेज ए रफेन अटैक्ड, बी पार्ट। ऑन हर विद अ डैगर, सी पार्ट और या नो एरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ ऑन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर अटैक के बाद एकदम फौरन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद सी में ऑन का प्रयोग नहीं होगा अटैक के बाद। यदि अटैक का प्रयोग नाउन के रूप में होता तो ऑन का प्रयोग हो सकता था। यहाँ हमने थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108, वी सॉ हिम फीलिंग ए बिग ट्री एंड एक्स। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी विद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 109, ही ऑलवेज डिफर्स डैश हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी विद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद, ही ऑलवेज डिफर्स विद हिज फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 110, आर यू नॉट विलिंग टू मेक ए कंसेशन डैश द डिमांड्स ऑफ योर एम्प्लॉइज। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू, आर यू नॉट विलिंग टू मेक अ कंसेशन टू द डिमांड्स ऑफ योर एम्प्लॉइज। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101, इंप्रूव द रिटन इन बोल्ड लेटर्स। इंप्रूव द वर्ड रिटन इन बोल्ड लेटर्स। जो यहाँ बोल्ड लेटर में वर्ड लिख दिए गए हैं आपको इनको रिप्लेस करना है नीचे दिए गए वर्ड से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोनम एज वेल एज किरण इज लीविंग फॉर कैनेडा टुनाइट। तो यहाँ पर इसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा या कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑप्शन ए वर लिविंग, ऑप्शन बी हैव बीन लिविंग, ऑप्शन सी हैज बीन लिविंग या ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट। ये एकदम सही हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है वहां पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 112, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट श्योरली हैव डिस्कवर्ड ए क्योर फॉर ए कैंसर। ऑप्शन ए आर डिस्कवरिंग, ऑप्शन बी विल हैव डिस्कवर्ड, ऑप्शन सी मस्ट डिस्कवर, ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विल हैव डिस्कवर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 113, ही आस्क्ड मी वेदर आई विल हेल्प हिम। ऑप्शन ए वेदर आई वुड,
आई कुड, ऑप्शन बी वेदर आई वुड, ऑप्शन सी वेदर आई शैल और ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेदर आई वुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, इफ आई वर यू आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस। ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। ये पूरा सेंटेंस ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 115, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ आपको इस सेंटेंस का मीनिंग बताना है, मतलब इसकी जगह क्या वर्ड यूज किया जा सकता है। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। बहुत ईजी सा हमने यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं आपको। ऑप्शन ए एपायरी, ऑप्शन बी एवायरी, ऑप्शन सी नर्सरी और ऑप्शन डी एक्वेरियम। बहुत ईजी सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्वेरियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 116, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और बहुत बच्चे गलत करेंगे। ऑप्शन ए बर्थडे, ऑप्शन बी एनिवर्सरी, ऑप्शन सी जुबली, ऑप्शन डी सेंटेनरी। तो ये तो मुझे पता है, आपने सबने क्रॉस कर दिया होगा ऑप्शन सी को। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा, बर्थडे में और एनिवर्सरी में। तो यहाँ है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट। तो इसका राइट आंसर है एनिवर्सरी। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, बर्थडे में और एनिवर्सरी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको देखना है, खुद नेट पर सर्च करना है, वरना एसपी बख्शी की बुक को या अरिहंत की बुक को, जनरल इंग्लिश की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। ऑप्शन ए बाईगेमी, ऑप्शन बी मोनोगेमी, ऑप्शन सी पॉलीगेमी, ऑप्शन डी मैट्रिमोनी। तो प्रथा जिसमें ज्यादा एक व्यक्ति ज्यादा बीवियां रखता है, तो बाईगेमी कहते हैं उसे, मोनोगेमी कहते हैं, पॉलीगेमी कहते हैं या मैट्रिमोनी कहते हैं। तो आई होप आप सभी ने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। पॉलीगेमी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 118, कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। अब और लड़कियों को भी तो देखे ना, औरतों को, कि ऐसे ज्यादा पति रखने की प्रथा। ऑप्शन ए पॉलीएंड्री, ऑप्शन बी पॉलीगुलॉट, ऑप्शन सी पॉलीसेक्सुअल और ऑप्शन डी पॉलीगेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉलीएंड्री। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, पर्यायवाची। अब हमें पर्यायवाची देखना है कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या है। पार्सिमोनी, ऑप्शन ए एक्सपेंडिचर, इसमें आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए तभी आपको पता होगा। पार्सिमोनी, ऑप्शन बी बैंक्रप्सी, ऑप्शन सी ब्राइबरी, ऑप्शन डी माइजरलीनेस। पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूसी, कंजूसी। तो इसमें किस वर्ड का मतलब कंजूसी, एक्सपेंडिचर, ये तो मितव्ययी होगा, अधिक खर्चा करने वाला। बैंक्रप्सी, बैंक्रप्ट हो गया यानी कि दिवालिया होना। ब्राइबरी घूस और माइजरलीनेस ये होता है कंजूसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, ट्रिबुलेशन। ऑप्शन ए प्लांटेशन, पाल्पिटेशन, ऑप्शन बी सफरिंग, ऑप्शन सी वीकनेस और ऑप्शन डी स्टिमुलेशन। अब ट्रिबुलेशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है दुख या पीड़ा या कष्ट या कलेश। तो इसमें किसका मीनिंग सेम है, तो ये सफरिंग, सफरिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दे सकते हैं कि ये लेक्चर आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।